नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो ट्रैप के मामले होते हैं, उनमें बचाव पक्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु क्या हो सकता है। हम खासतौर पर उन कानूनी दलीलों और फैसलों को देखेंगे जो कहते हैं कि ट्रैप की कार्रवाई मतलब रंगे हाथों पकड़ने से पहले एफआईआर दर्ज करना क्यों जरूरी है। हाँ, नमस्कार। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एफआईआर पहले दर्ज नहीं हुई, तो पूरी जांच की प्रक्रिया पर ही सवाल उठ सकता है। बिल्कुल। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस या कोई जांच एजेंसी बिना एफआईआर दर्ज किए किसी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछा सकती है। और इसकी शुरुआत शायद हमें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही चर्चित फैसले से करनी चाहिए। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ये नाम अक्सर सुनने में आता है। जी हाँ, ललिता कुमारी का फैसला इस मामले में बुनियाद रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत साफ कर दिया था कि अगर पुलिस को मिली जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध मतलब एक सीरियस ऑफेंस जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, उसका पता चलता है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। कोर्ट ने शैल शब्द का इस्तेमाल किया था। शेल मतलब जरूरी है, मैं नहीं, मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, ये कोई मर्जी की बात नहीं छोड़ी गई। इसका मकसद था कि जांच बिना देरी के शुरू हो और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। अच्छा, लेकिन कई बार ये भी सुनने में आता है कि पुलिस पहले प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या पीई कर सकती है। तो फिर एफआईआर की अनिवार्यता का क्या? हाँ, ललिता कुमारी में पीई का जिक्र है, लेकिन उसका दायरा बहुत सीमित रखा गया है। पीई का इकलौता मकसद सिर्फ ये पता लगाना है कि जो जानकारी मिली है उससे कोई संज्ञेय अपराध बनता भी है या नहीं, बस इतना ही। ये सबूत इकट्ठा करने की कवायद नहीं है। सबूत इकट्ठा करना वो अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अच्छा, तो ये अन्वेषण और प्रारंभिक जांच में फर्क क्या है, मतलब कानूनी तौर पर? देखिए, सीआरपीसी की धारा 2 के एच अन्वेषण को परिभाषित करती है। इसमें वो सारी प्रक्रियाएं आती हैं जो सबूत इकट्ठा करने के लिए की जाती हैं, जैसे गवाहों से पूछताछ करना, कहीं तलाशी लेना, चीजें जब्त करना वगैरह। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अन्वेषण शुरू होता है एफआईआर दर्ज होने के बाद। पी सिर्फ ये तय करने के लिए है कि एफआईआर दर्ज करने लायक मामला है या नहीं। तो अब आते हैं ट्रैप ऑपरेशन पर। जब किसी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसमें क्या क्या होता है, जरा सोचें। जैसे वो नोटों पर एक पाउडर लगाते हैं, फिनोफ्थलीन शायद। हाँ, फिनोफ्थलीन पाउडर। हाँ, फिर वो हाथ धुलवाते हैं, रंग बदलता है। ये एक वैज्ञानिक सबूत बनाने की कोशिश हुई। फिर सरकारी गवाह होते हैं, स्वतंत्र गवाह होते हैं, उनकी गवाही ली जाती है। ये मौखिक सबूत हो गया। बिल्कुल। आजकल तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है अक्सर, वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हो गया। जी। और फिर सबसे जरूरी, वो रिश्वत के पैसे बरामद किए जाते हैं, उनकी जब्ती होती है। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है। तो ये सब जो हो रहा है, पाउडर लगाना, गवाह रखना, रिकॉर्डिंग, पैसे बरामद करना, ये तो साफ तौर पर सबूत इकट्ठा करना ही लग रहा है। ये सिर्फ शुरुआती पूछताछ तो नहीं है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये सारी गतिविधियां बिना किसी शक के अन्वेषण की परिभाषा में आती हैं। ये वो सीमित प्रारंभिक जांच नहीं है जिसकी इजाजत ललिता कुमारी ने दी थी। ये तो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन है। और शायद कोई और अदालती फैसला भी है जो इस फर्क को और साफ करता है। आपने शायद ट्रिपल टेस्ट का जिक्र किया था पहले। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ही एक और मामला है, पारितला सुधाकर बनाम तेलंगाना राज्य। उसमें कोर्ट ने एक तरह से ट्रिपल टेस्ट की बात की ट्रैप मामलों के लिए। पहला टेस्ट था ट्रैप से पहले ये वेरीफाई करना कि वाकई रिश्वत मांगी गई है या नहीं। इसे शायद आप पीई का हिस्सा मान सकते हैं कि शिकायत सच्ची है या नहीं। अच्छा। लेकिन बाकी के दो टेस्ट, पहला स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में रिश्वत लेते हुए पकड़ना और दूसरा पकड़े जाने पर वो फिनोप्थिलिन टेस्ट का पॉजिटिव आना, कोर्ट ने कहा कि ये दोनों तो साफ तौर पर अन्वेषण है। और अगर ये अन्वेषण है तो इसके लिए पहले एफआईआर होनी चाहिए थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जांच एजेंसियों के अपने नियम भी कुछ कहते होंगे इस बारे में, जैसे सीबीआई वगैरह के। हाँ बिल्कुल, सीबीआई का अपना क्राइम मैनुअल है और उसमें भी ये बात लिखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस में रिपुन बोरा बनाम राज्य वाले मामले में इस मैनुअल का जिक्र भी किया था। कोर्ट ने नोट किया कि मैनुअल साफ कहता है कि ट्रैप मामलों में जैसे ही कोई वास्तविक शिकायत मिलती है, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
तो ये एजेंसियों की अपनी प्रक्रिया का भी हिस्सा है। तो अगर मान लीजिए किसी केस में एफआईआर दर्ज करने से पहले ही ट्रैप लगा दिया गया, पूरा ऑपरेशन कर दिया, तो उसका कानूनी नतीजा क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी चूक मानी जाएगी? नहीं, ये सिर्फ एक मामूली प्रोसीजरल गलती नहीं है। कानून की नज़र में ये एक मौलिक अवैधता हो सकती है। ऐसा करना सीआरपीसी के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार है, उसका भी उल्लंघन है। यानी ये काफी गंभीर बात है। हाँ, बहुत गंभीर। और भजनलाल बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत तय किए थे कि किन हालात में एफआईआर या पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। उनमें से एक आधार ये भी है कि अगर जांच कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई हो, तो एफआईआर पूर्व ट्रैप के आधार पर पूरी कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है, उसे रद्द करने की मांग की जा सकती है। तो फिर जो सबूत इस तरह के ट्रैप में इकट्ठे किए गए, जैसे वो पाउडर लगे नोट या गवाहों के बयान, उनका क्या होगा? क्या वो कोर्ट में मान्य होंगे? यहीं पर वो सिद्धांत आता है जिसे जहरीले पेड़ का फल, फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर जांच की शुरुआत ही गैरकानूनी तरीके से हुई है, यानी पेड़ जहरीला है, तो उस जांच से मिलने वाले सबूत भी अवैध माने जा सकते हैं, यानी फल भी जहरीला है। तो बचाव पक्ष ये दलील दे सकता है कि चूंकि ट्रैप बिना एफआईआर के यानी गैरकानूनी तरीके से किया गया, इसलिए उससे मिले सारे सबूत, चाहे वो नोट हो, गवाही हो या रिकॉर्डिंग, उन्हें अदालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, तो ये तो बचाव पक्ष के लिए एक बहुत मजबूत तर्क बन सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक तकनीकी नुक्ता नहीं है, ये इस बात को सुनिश्चित करने का तरीका है कि जांच एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर ही काम करें, उनकी जवाबदेही तय होती है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो कानूनी स्थिति ये उभरती है कि ललिता कुमारी और दूसरे फैसलों को देखते हुए ट्रैप जैसी विस्तृत कार्यवाही, जिसमें बड़े पैमाने पर सबूत जुटाए जाते हैं, उसको शुरू करने से पहले एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ये वैकल्पिक नहीं है। जी बिल्कुल, और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ प्रक्रिया का सवाल नहीं, ये निष्पक्ष जांच और कानून के शासन का सवाल है। सही है। तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर एफआईआर दर्ज करने की इस अनिवार्यता को सख्ती से लागू किया जाए, तो क्या इससे भ्रष्टाचार से लड़ने में जांच एजेंसियों की जो रफ्तार है या उनकी प्रभावशीलता है, उस पर कोई असर पड़ेगा? और क्या प्रक्रिया की निष्पक्षता और अपराध से प्रभावी ढंग से लड़ने की जरूरत के बीच संतुलन साधने के कोई और रास्ते हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।